विज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका महत्व, ये 3 समझ लिया था। और आज हम लोग जो है राजनीति विज्ञान के प्रकृति, क्षेत्र, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद इतना कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए इसी से रिलेटेड MCQ लेके आएंगे, क्वेश्चन लाएंगे भी न्यू पैटर्न जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा क्लास है वो है मेन, हमारा जो क्लास है वो इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, इस बात को समझेंगे। देखिए, राजनीति विज्ञान क्या है, मूलतः एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक, अब मन में कई तरह का प्रश्न आता होगा कि सामाजिक विज्ञान क्या है। पहले सबसे पहले तो ये प्रश्न निकालता होगा कि हमें राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है। तो देखिए, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है, यानी स्वभाव क्या है। हम किसी इंसान से मिलते हैं तो पहले उस इंसान से बात करने से पहले, उससे मिलने से पहले हम क्या जानने का प्रयास करते हैं, उस इंसान का स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसे जानने के लिए हमें और किन किन बातों को समझना होगा, ये समझते हैं ना। उसी प्रकार से जब हम कोई विषय पढ़ते हैं तो हमें इस विषय के अंतर्गत ये जानना पड़ता है कि उस विषय का व्यवहार कैसा, उसमें किन किन बातों को मूलतः रखा जाता है, किन तथ्यों को इसमें जानना जरूरी है, और किसे हम नहीं भी जानेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इस चीज़ के लिए हमें राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये भी हमारा दूसरा कारण हो जाता है। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति वो है क्या। देखिए, मूलतः अगर बात की जाए तो एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान क्यों है भाई? क्योंकि राजनीति जो है वो जुड़ा ही समाज से है, सामूहिक लोगों से जुड़ा है। जब हम समाज में रहते हैं, सामूहिक लोगों के साथ मिलकर के अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, तो सामाजिक विज्ञान ही तो हुआ। क्योंकि जब हम समाज में रहेंगे तो समाज के बीच सामाजिक अवधारणाएं होंगी, सामाजिक बातें होंगी, सामाजिक व्यवहार होगा। तो जब सब कुछ सामाजिक है तो सामाजिक विज्ञान ही हुआ है ये। इस वजह से ये राजनीति विज्ञान का एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, पर यह प्राकृतिक विज्ञान जैसा पूर्ण निश्चित विज्ञान नहीं है। कहने का मतलब ये है तो वैज्ञानिक पद्धति, इसमें डाटा इकट्ठा किया जाता है, इसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, एक तरीके से मैथ की तरह कार्य करता है, लेकिन ये बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह पूर्ण विज्ञान, निश्चित विज्ञान नहीं है। इसमें कोई लैब टेस्ट नहीं होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं, इसमें कोई एटॉमिक पावर नहीं होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इस वजह से इसे हम बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं कह सकते। लेकिन ये अनुभवजन्य भी है और मानकीय भी है। अनुभवजन्य है क्योंकि जो भी व्यक्ति, अब आप गए जाकर कोई वोट दे आए तो आपको पता है ना कि वोट कैसे दिया जाता है, आपके साथ अनुभव जुड़ा है, आपको पता है कि वोट देने के बाद जो सरकार आई है वो क्या वादे करके आई है, किस प्रकार से कार्य करेगी, आपको अधिकार मिले हैं तो वो अधिकार क्या है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। इसीलिए राजनीति विज्ञान जो है एक अनुभवजन्य है और मानकीय भी है। मनुष्य के ऊपर निर्भर करता, सब सारी गतिविधियां मनुष्यों के बीच में होती है, इसलिए मानकीय है। मनुष्यों के भावनाओं का, उनकी क्रियाओं का ही अध्ययन इसमें किया जाता है, इस वजह से मानकीय है। यह गतिशील और अंतर्विषयक है। गतिशील भी है, अंतर्विषयक भी है। गतिशील का क्या अर्थ है? अब मान के चलिए कि चुनाव हुआ, वोट हो गया, वोट होने के बाद एक सर्वे हुआ, जितने भी राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं उन्होंने जाकर के आंकड़े एकत्रित किए, लोगों से पूछा कि आप जो है किसे वोट दिया। लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के नेता जो होंगे या फिर जो भी चुनाव में प्रतिभागी बने होंगे उनका नाम ले लिया उन लोगों ने कि हाँ ये व्यक्ति को हम लोगों ने वोट दिया है। तो एक अनुमान, एक आंकड़ा निकल आया कि ये व्यक्ति जीत जाएंगे। ठीक है, फिर अगले साल जब चुनाव होता है तो क्या होता है, उन्होंने वही व्यक्ति किसी और व्यक्ति को चुन लेता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एक गतिशील है। एक ही चीज़ हमेशा राजनीतिक विज्ञान में बनी नहीं रह सकती, हमेशा चीज़ें क्या होती, परिवर्तित होती रहती है। ये अंतर विषय क्यों है? अगर आपको राजनीति विज्ञान समझना, राजनीति विज्ञान को जानना है तो आपको कई सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, यानी आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हिस्ट्री में आपको पहले स्टार्ट करना होगा, देखना होगा कि पहले के लोग कैसे शासन करते थे, किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलाते थे। तो आपने क्या किया, एक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय को साथ में इंक्लूड कर लिया। आपको फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, मनोविज्ञान मतलब जानना पड़ेगा लोगों का, कैसे लोग सोचते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसीलिए ये क्या होगी, गतिशील भी है और अंतर विषयक भी है। इसमें मानव व्यवहार जो है वो परिवर्तनशील है। मानव का व्यवहार कभी एक जैसा होता ही नहीं है, वो हमेशा आज कुछ सोचता है, कल कुछ और सोचता है। तो इस वजह से जब मानव का व्यवहार परिवर्तनशील है, इस वजह से राजनीतिक निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, पूर्ण निश्चित नहीं होते, कभी निश्चित नहीं हो सकता। इस बार आपने किसी और को वोट दिया, अगले साल किसी और को वोट देंगे, तो आपका जब व्यवहार, आपकी जो सोच एक जैसे नहीं है तो फिर निष्कर्ष निश्चित कैसे हो सकते, वो भी बदलते रहेंगे। यही राजनीति विज्ञान की प्रकृति का एक मोटा मोटी आंकड़ा। अब इसको थोड़ा और अच्छे समझ ले। देखिए, राजनीति विज्ञान की प्रकृति के विषय में बात की जाए तो ये एक सामाजिक विज्ञान है, ये समझ गए। इसको थोड़ा डीप समझ रहे हैं हम लोग, क्योंकि यह किसी लैब के केमिकल्स पर नहीं है, बल्कि इंसानों, उनके समाज, उनके राजनीतिक व्यवहार पर रिसर्च करता है ना। ये आप केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होते, इसमें आपके इंसानों के रिएक्शन है, एक तरीके से उनके विचारों का रिएक्शन है।
राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है अगर बात की जाए तो दूसरा क्या है, ये विज्ञान भी है और कला भी है। क्यों, दोनों ही क्यों है? क्योंकि ये कोई भी बातें हवा में नहीं करता, या डेटा इकट्ठा करता है, सर्वे करता है और व्यवस्थित तरीकों से नियमों की खोज करता है। आप कहेंगे कि ये डेटा कैसे इकट्ठा करता है? आप देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो क्या कभी टीवी पे न्यूज़ सुना है आपने? क्या कोई कह देता है ऐसे ही कि ये व्यक्ति जीतेगा, यही मुख्यमंत्री बनेगा, यही प्रधानमंत्री बनेगा, यही कुछ भी, मतलब कोई भी विधायक वगैरह कुछ भी बनेगा? कोई कहता है? नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि सबसे पहले भी लोगों के बीच जाते हैं, जनता से उनके विचार मांगते हैं, उन डेटा इकट्ठा करते हैं। जब डेटा इकट्ठा होता है तब उस कलेक्ट आंकड़ों के आधार पर, सर्वे के आधार पर वो क्या करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए क्या है, ये विज्ञान है, लेकिन साथ में क्या है, ये कोई भी बातें हवा में नहीं करता है। अब बात की जाए तो ये कला है। क्यों कला है? क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि एक अच्छी सरकार कैसे चलाई जाए, कूटनीति कैसी होनी चाहिए, समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। कहने का मतलब है, जब आप राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि सरकार जब चलाई जाएगी तो कैसे चलाई जाएगी। लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं, तो क्या उसी से हो जाता है सरकार की व्यवस्था बन जाती है? कभी नहीं। उसके अलावा एक नियम है, एक कानून है। आप उस कानून के माध्यम से, आपने जो कानून बनाया उस पर पुष्टि की जाती है कि ये कानून सही है या नहीं। सांसद के बीच विचार किया जाता है, तब जाके राष्ट्रपति साइन करता है, तब जाके कोई कानून बनता है या कोई विधेयक पास होता है। कितनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो सरकार है वो कैसे चलाई जाए, इसकी पूरी पूरी कूटनीति है इसके अंतर्गत, है ना। इसमें समझा जाता है कैसे समस्याओं को सुलझाया जाएगा, इस पर विचार किया जाता है। इसलिए कला है। कला क्या करता है? आप देखिए, कोई भी कला सिर्फ एक चीज़ से मिलकर नहीं बनती, उसमें कई सारी बातें आती हैं। सभी बातों को मिलाने के बाद वो एक बनता है। एक पिक्चर ले लीजिए, मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ का, मतलब एक जानवर का ही अगर आपने पिक्चर ड्रॉ किया, तो आप क्या करेंगे? सीधा एक ड्रॉ बना दिया, हो गया? नहीं। आप क्या सोचेंगे? आप कैसे, इसमें कौन सी कलर कहाँ रखी जाए, किस प्रकार से व्यवस्था किया जाए, इसकी आँखें कैसी हो, इसके पैर कैसे हो, मतलब सब चीज़ का आप प्रॉपर सोचेंगे इसके बारे में। तो इसीलिए इसमें पूरी व्यवस्था होती है। इस वजह से कला, किसी चीज़ को करने पर जब पूरा का पूरा आप फोकस कर दें और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर जब सोचना स्टार्ट करें, उसकी खूबसूरती के बारे में सोचना स्टार्ट करें, उसकी कार्य करने के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, ये कला है। उसी तरीके से राजनीति विज्ञान क्या है? एक कला है। अब अगर हम बात करें कि इसमें यह पूर्ण निश्चित नहीं है, यही एक इसकी समस्या है। क्यों? क्योंकि गणित में क्या होता है? गणित में होता है कि 2 + 2 क्या हो जाता है? 4 होता है, और ये 4 हमेशा फिक्स होता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में इंसानों का मूड बदलता रहता है, इसलिए कभी भी कोई भी निष्कर्ष 100% पक्के नहीं हो सकते हैं, है ना। ये गतिशील है, ये समय के साथ बदलता रहता है। पहले राजा महाराजा थे, फिर लोकतंत्र आया, आज सोशल मीडिया से राजनीति चल रही है। आजकल लोग न्यूज़ पर ही देख लेने कि कौन सी सरकार ने क्या क्या कार्य किए, उसी हिसाब से पूरी राजनीतिक प्रक्रिया चलने लग रही है ना। आप उसी के हिसाब से वोट देना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से अब हम राजनीति की प्रकृति को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि राजनीतिक प्रकृति जो है, राजनीति की जो प्रकृति है, उसके अंदर किन किन बातों को मुख्य रूप से रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम प्रकृति समझ लिए कि राजनीति विज्ञान इस प्रकार का है, उसका नेचर, उसका स्वभाव ऐसा है, पर बात है कि ये आखिर करता क्या है, किन किन चीज़ों पर ये मुख्य फोकस करके कार्य करता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये इसमें जो मेन व्यवस्थाएं होती वो है, ये मानकीय है, अनुभवजन्य अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में कोई भी चीज़ मानकीय होता है, यानी मनुष्यों के आधार पर वो चीज़ें चलती हैं और अनुभव के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए इसका, तो मानकीय क्यों है? प्रश्न होना चाहिए कि मानकीय क्यों है, कैसे है भाई। तो इसमें एक होता है ना कि क्या होना चाहिए। मनुष्य कोई कार्य करता है तो सबसे पहले सोचता है ना क्या कर रहे हैं, क्या ना करें। उदाहरण, अगर आपने व्यवस्था करी कि न्याय कैसा हो, स्वतंत्रता की सीमा क्या हो, आदर्श लोकतंत्र कैसा हो, जब आप ये सोचेंगे तो ये मानकीय हो गया। आपने सारी की सारी व्यवस्था क्या कर दी, मनुष्य के आधार पर रखी हैं। न्याय कैसा हो, किसके लिए रखेंगे, मनुष्य के लिए रखेंगे। स्वतंत्रता की सीमा क्या मिलनी चाहिए, इंसानों को कितनी सीमा मिलनी चाहिए स्वतंत्रता की, आप ये सोचेंगे। आदर्श लोकतंत्र जो है वो कैसा होना चाहिए, ये भी आप इंसानों के बारे में सोचेंगे। तो ये क्या हो गया, मानकीय हो गया। अब अनुभवजन्य प्रश्न क्या है, इसमें अनुभवजन्य कैसे है, तो वास्तव में क्या है, आप अनुभव के आधार पर बात करेंगे। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया। उदाहरण, कितने लोग जो है मतदान करते हैं, किस समूह का राजनीतिक समर्थन किस दल को मिलता है, ये सब क्या है, अनुभव पर आधारित है। आप जब भी डाटा निकलता है, सर्वे निकलता है, तो ये बात क्या किया जाता है, लोगों से पूछी जाती है, उनके अनुभव लिए जाते हैं, तब जाकर के डाटा और सर्वे बाहर आता है ना। अब अगर इसकी बात करें कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन, देखिए ये सब एक बोलते हैं ना कि अध्ययन के अलग अलग चश्मे। हम जब राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं। बस यही है, ये राजनीतिक विज्ञान को देखने के लिए अलग अलग चश्मे, यानी राजनीतिक विज्ञान जो है इन तरीकों से कार्य करता है। अब बात की जाए राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन क्या है, तो देखा जाए तो राजनीतिक दर्शन जो है मुख्यतः क्या है, आदर्श
मूल्य के प्रश्नों पर विचार करता है। आपके आदर्श क्या हैं, आपके मूल्य क्या होने चाहिए, आप किन चीज़ों को लेकर के विचार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ उसका सोचते होंगे ना कि मुझे ये फल मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान जो है इसमें ये देखा जाता है कि जो कार्य हो रहे हैं उसका आदर्श क्या है, क्या ये सही तरीके से कार्य करेगा या इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसका कोई गलत तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये देखा जाता है। और मूल्यों के प्रश्नों पर विचार करता है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई कार्य किया गया तो उसका ऐसा ना हो कि आगे चल करके कुछ बुरा प्रभाव पड़े, उसके मूल्य क्या होने चाहिए, इस बात पर ये विचार करता है। अब इसके आगे जो है इसका मुख्य प्रश्न तो ये हो गया। अब इसके जो विचारक हैं राजनीति विज्ञान में जब हम बात करते हैं तो इसके जो मुख्य विचारक है राजनीति विज्ञान राजनीति दर्शन को लेकर के, तो प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स, लॉक और रूसो। क्योंकि ये पुराने विचारक है ना, इन्होंने पारंपरिक विचारधाराएं दी, पारंपरिक दृष्टिकोण दिया, इस वजह से इस बात का समर्थन यही लोग करते हैं। दर्शन क्या है, आदर्श और नैतिकता का विचारधारा जो था वो प्रारंभ में ही चलता था, अभी तो वर्तमान तथ्यों और आंकड़ों की बात होने लग गई है, उससे भी आगे बढ़ करके चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, इसको एक एक करके समझेंगे। राजनीतिक दर्शन का जो महत्वपूर्ण, अगर बात किया जाए कि राजनीतिक दर्शन का जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, तो क्या क्या है वो देखिए। राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत जो है वो, राजनीतिक चिंतन जो है किसी विचारक या काल के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करता है। चिंतन क्या करता है, राजनीति विज्ञान में या तो चिंतन किया जाता होगा या फिर कुछ सिद्धांत दिए जाता है ना। तो चिंतन में जब आता है बात, तो इसमें क्या होता है, किसी विचारक ने या किसी काल में कोई विचारक आया, उसने क्या किया, किसी लोगों के विचारों का अध्ययन किया। उदाहरण गांधी जी आए है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को समझा, समझ करके अपनी विचारधारा रखी, उन्हें लोगों को अपने साथ जोड़ा। कुछ विचारों के साथ ही तो लोगों को जोड़ा ना, कि हाँ किस प्रकार से हम लोगों का सहयोग लेंगे, गांधी जी आए तो किस प्रकार सहयोग लेंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये गांधी जी का कार्य था। मार्क्स आया, मार्क्स ने क्या किया, वर्ग संघर्ष देखा, उन्होंने लोगों के मजदूरों की स्थिति को समझा, स्थिति को समझ करके उसके साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास किया। प्लेटो आए, उन्होंने भी देखा किस प्रकार से एथेंस की परिस्थितियां हैं, वो ये सारी चीज़ें क्या है, एक उन्होंने पृष्ठभूमि देखी, परिस्थितियां देखी, उसके बाद उन्होंने अपना चिंतन दिया, अपना बातें रखी कि हाँ राजनीति सिद्धांत में क्या क्या, राजनीति में क्या क्या परिवर्तन चाहिए, किन किन चीज़ों की कमी है। इस तरीके से राजनीति सिद्धांत जो है वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, शक्ति, लोकतंत्र, नागरिकता जैसे इन सभी अवधारणाओं का व्यवस्थित और आलोचनात्मक अध्ययन करता है। मतलब अगर वो स्वतंत्रता देता है किसी नागरिक को, तो देखता है कि स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, कहीं इस स्वतंत्रता का लोग दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। समानता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय इस समानता की ओर से मतलब छूट जाए या रुक जाए, ऐसा ना हो। न्याय, सबके लिए एक समान हो, अधिकार सबको मिलने चाहिए, शक्ति का कोई दुरुपयोग ना कर सके। लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिले, समानता का अधिकार सबको बराबर मिले, सब लोग को स्वतंत्रता से के साथ में अपने कार्य करने की छूट मिले। नागरिकता की बात मतलब हर इंसान की अपनी एक वैध नागरिकता होनी चाहिए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। यही राजनीतिक चिंतन का मुख्य आधार है और इसी को राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा भी जाता है, समझा भी जाता है। याद रखें, अगर आप कहेंगे कि दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो आदर्श, यानी आप नैतिकता की बातों को कितना सोचते हैं, आप कितने आदर्श विचारधारा, आदर्श कार्यों के बारे में सोचते हैं, यही दर्शन था, यही दर्शन है। चिंतन क्या है, चिंतन का अर्थ विचारक है, विचारकों ने क्या सोचा, क्या चिंतन किया, यही सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आगे बढ़े, अगर हम लोग तो देखें अब इसकी प्रकृति के हिस्सा जो था मेन की, राजनीतिक विज्ञान क्या सामाजिक विज्ञान है या फिर कला है। हम लोगों ने इसके बारे में बात तो किया, पर फिर भी सामाजिक विज्ञान है। ये क्यों है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या है, मनुष्य का राजनीतिक जीवन। इसका मुख्य क्या है, मुख्य विषय क्या है, मनुष्य जो है उसका राजनीतिक जीवन, यही इसका मुख्य विषय है ना। अब अगर बात करें कि वैज्ञानिक, तो ये वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इसमें तथ्य संग्रह, तुलना, परीक्षण, विश्लेषण और निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें, शोध प्रक्रियाएं अपनाई जाती है इसमें। विज्ञान क्या करता है, चीज़ों का शोध करता है, उस पर उसका मतलब तथ्यों को संग्रह करता है, फिर तुलना करता है, फिर उसका परीक्षण करता है, फिर जाकर उसका विश्लेषण करता है, तब जाकर के उसका निष्कर्ष निकालता है ना। ये सारी चीज़ें क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान में भी होता है। राजनीति के व्यवहारिक पक्ष में नेतृत्व या समझौता या फिर संघर्ष समाधान, निर्णय कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको क्या कला के तत्व भी इसमें दिखाई देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं तो आपको ये समझ में आता होगा कि अगर कोई नेतृत्व करने वाला बना, कोई देश को चलाने वाली सरकार बन जाती है, तो क्या देखा जाता है कि जो सरकार बनी है उसमें निर्णय लेने की कितनी क्षमता है, कितने अच्छे से वो कार्य कर सकती है, प्लस वो समझौता कर पाती है कि नहीं। मतलब कोई कार्य करने के लिए उसे देखना होता है कि हाँ ये कार्य कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने हितों को ध्यान रख रही है, जनता के हितों को क्या अवहेलना कर रही है, तो ये इस तरीके से समझौते कर पाती है या नहीं। संघर्ष जब होता है, अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसका समाधान कर पा रही है या नहीं।
ये सारी चीज़ों को एक साधारण उदाहरण से हम लोगों ने इसका समझने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से राजनीति में क्या होता है, ये व्यवहारिक पक्ष है, यानी एक साधारण राजनीति जो होता है, एक ज़मीनी स्तर की बात हो रही है इसमें कि अगर आप राजनीति के अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या होता है, व्यवहारिक पक्षों को देखा जाता है। आखिर आप मान के चलिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है, कुछ बनाना ही है, ठीक है, आप अपना साधारण घर ही बना रहे हैं, तो उस घर के लिए एक डिज़ाइन करने वाला कोई होना चाहिए ना, उस घर के बजट को तैयार करेगा, उस घर के डिज़ाइनिंग करेगा। तो एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो पूरे की कमांड को संभाले कि हाँ इस प्रकार से बननी चाहिए। दूसरा, इसमें कई सारी चीज़ों से आपको समझौते करने पड़ सकते हैं, हो सकता है आपको सब कुछ त्याग करके उस पर देखना पड़ेगा, अपने सुख चैन को त्याग करके उसकी बनने की प्रक्रिया को समझना होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये समझौता हुआ। अगर कोई प्रकार से विवाद आ जाता है तो उसका समाधान भी निकलना चाहिए। अगर आपको निर्णय लेना है तो आप सही से निर्णय ले पाते हैं कि नहीं, हो सकता है आपके मिस्त्री ने कुछ और कहा आपसे और आपको कुछ और करवाना है, तो ये निर्णय कौशल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अगर एक साधारण से मकान बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें होती है, तो देश को चलाने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसीलिए से ये सारी चीज़ों के होने की वजह से इसे कला भी कहा जाता है। कई सारे, ये कला ही तो है कि व्यक्ति के अंदर इतने सारी चीज़ें हों, इतने सारे गुण हो, तो क्या है उनके अंदर एक कला की बात है कि सब कुछ है उस व्यक्ति के अंदर, है ना। तो इसी तरीके से राजनीतिक विज्ञान को एक कला भी कहा जाता है। अब अगर बात करें राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो देखिए राजनीतिक विज्ञान जो है उसका क्षेत्र क्या होता है, ये राज्य से जुड़ा है। सबसे पहले तो राजनीतिक विज्ञान जो है ना वो राज्य से जुड़ा हुआ था। वर्तमान समय में नहीं, प्रारंभ में ये राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य, उसके तत्व और विकास, उसके विकास, इन सभी चीज़ों को लेकर के बात करता था। यानी कि सिर्फ राज्य की बात होती थी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में। इसमें संप्रभुता, नागरिकता, अधिकार और कर्तव्य, ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ती थी। राज्य और व्यक्ति की बात होती थी, राज्य और समाज के संबंध की बात इसमें होती थी, राज्य के विभिन्न रूप और राजनीतिक व्यवस्था की बात होती थी। इससे पहले जो क्लास हुए थे हमारे, उसमें भी हम लोगों ने बात किया था कि जो राजनीतिक विज्ञान था वो प्रारंभ में क्या था, राज्य आधारित था। कई सारे विचारक इसमें आए जिन्होंने राज्य की अवधारणाएं दी, फिर राज्य और सरकार के दिए, कुछ ने दोनों के मिले रूपों का दिया है ना, कुछ राज्य, कुछ सरकार, कुछ राज्य और सरकार, दोनों के रूपों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। कई सारे इसके विचारक रहे हैं। तो इसके बारे में, तो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र का क्या अर्थ है, यानी आप मान के चलिए आपको कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा ना कि इन क्षेत्रों का आपका निरीक्षण करना। वैसे ही राजनीतिक विज्ञान जो है वो किन किन क्षेत्रों के बारे में परीक्षण करती है, किन किन क्षेत्रों को अपने अध्ययन के रूप में उसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले किस चीज़ को शामिल किया जाता है, राज्य को। क्यों? क्योंकि राज्य के अंतर्गत रह करके आप राजनीतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। आप राज्य से ही तो जुड़े हुए हर इंसान होता है और सारी प्रक्रिया राज्य के ही अंतर्गत होती है। तो इसी वजह से राज्य के ही से संबंधित होने की वजह से राजनीतिक विज्ञान में राज्य का अध्ययन को सबसे पहले रखा जाता है। तो अब राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या होगा, सरकार। इसमें क्या होगा, इसमें पहला विधायिका यानी कानून निर्माण, है ना। कार्यपालिका यानी कि कानून नीतियों का क्रियान्वय। विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है, वो कानून और नीतियाँ जो होगी वो कैसे लागू, इसका क्रियान्वयन करती है। न्यायपालिका क्या करती है, अगर कुछ गलत हुआ तो उस कानून की व्याख्या करेगी और न्याय करेगी। संसदीय अध्यक्षात्मक शासन होता है, संघात्मक और एकात्मक शासन। इन सभी चीज़ों का अध्ययन क्षेत्र कहाँ आता है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी पूरी की पूरी कार्य करने की जो भी शैली है, जिन लोग इसमें जुड़ेंगे उन सभी चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में होता है। राज्य के अंतर्गत राज्य को चलाने के लिए जो संस्थाएं आ रही हैं सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। अब राजनीतिक संस्था है, सेम चीज़ है कि अगर इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का, न्यायपालिका, है ना, सभी को संसद, सभी इसमें आता है। निर्वाचन संस्थाएं, राजनीतिक दल, नौकरशाही, दबाव समूह, जब भी एक सरकार चलेगी तो सारी चीज़ें उसमें होंगी, है ना। क्योंकि पूरे देश को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति से पूरा देश तो नहीं चल सकता, पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। पूरी प्रक्रियाओं का अध्ययन कहाँ होता है, राजनीतिक विज्ञान के ही अंतर्गत आता है। परंपरागत अध्ययन संस्थाओं की संरचना संवैधानिक शक्तियों पर केंद्रित था। मतलब परंपरागत जो अध्ययन होता था, कहने का मतलब है कि हम लोग अभी जो राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन होता था कैसे होता था, सिर्फ संस्थाओं की संरचना पर आधारित था और संवैधानिक शक्तियों पर केंद्रित था। इसके अलावा उसमें कुछ भी शामिल नहीं था। पर जब आधुनिक अध्ययन आया तो इन संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार और सामाजिक प्रभाव को भी देखा गया। यानी सिर्फ संस्था बनाने से नहीं होगा, प्रधानमंत्री की आ गए हो गया नहीं, देखिए कि प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, वो आ गए, पद उन्होंने ग्रहण कर लिया तो हो गया नहीं। अब देखिए कि वो वाकई में जितने इन्होंने वादे किए थे वो वास्तविक पटल पर उन्होंने कार्य किए हैं या नहीं किए हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। राजनीतिक व्यवहार और प्रक्रिया, ये व्यवहार का भी अध्ययन करता है और उसके अंदर प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी, नेतृत्व और जनता, ये सभी का अध्ययन करता है। यानी राजनीतिक दल जो हैं वो कितने सही हैं,
किस व्यक्ति को आप जब वोट देने जाते तो सोचते हैं ना इतने सारे राजनीतिक दल खड़े हैं, तो क्या सबको वोट देना है? किसी एक को चुनते होंगे तो कुछ सोच के चुनते होंगे कि भाई नहीं, वोट दे तो किस आधार पर दें, ये सही है या नहीं, ये कार्य कर पाएंगे या नहीं। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो राजनीतिक दल का अध्ययन होता है, दबाव समूह का अध्ययन होता है और हित समूह का अध्ययन होता है, राजनीतिक संस्कृतियों का भी, राजनीतिक समाजीकरण का, राजनीतिक संचार का, निर्णय निर्माण और नीति निर्माण की प्रक्रिया है। आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही है। तो देखिए, जब राजनीतिक विज्ञान की बात आएगी और जब क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत रहने वाला क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब इस तरह से प्रश्न बनेंगे तो आप उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, उसके प्रकृति के अंतर्गत, उसके क्षेत्र के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर ये सब हमें पता है तो चाहे क्वेश्चन किसी रूप से पूछे, आप उसका प्रश्न का आराम से मतलब आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके अंदर शक्ति, सत्ता और प्रभाव, इसका भी अध्ययन किया था। मान के चलिए, शक्ति क्या है? शक्ति का अर्थ अगर बात करें तो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, यही शक्ति कहलाती है ना। अगर आप किसी व्यक्ति को डांट रहे हैं तो कहने का मतलब क्या? डांट किस बल पे रहे हैं? आपके पास पावर है उतना, आप डांट रहे हैं तो आपके पास इतना पावर है कि आप उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। किसी गलत बात पे उसे डांट रहे हैं तो आप उसकी गलती करने की क्षमता को रोक सकते हैं। इसलिए जो शक्ति है, ये जो शक्ति है, इसका अर्थ यही हुआ कि आप किसी के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। सत्ता का अर्थ क्या है? वैध, स्वीकृत शक्ति के रूप में समझी जाती है। क्यों? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिमिनल है और वो प्रधानमंत्री बन जाए, किसी मान लीजिए 10 आदमी को उसने मर्डर कर दिया, उसे प्रधानमंत्री बनना दिया जाए, तो क्या वो वैध हुआ? क्या वो शक्ति उसकी सही वैध मानी जाएगी? नहीं, वो उस पद के योग्य ही नहीं होगा। किसी व्यक्ति या समूह के विचार व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, अगर प्रभाव है तो आप किसी व्यक्ति के या किसी समूह का विचार को क्या करेंगे? प्रभावित कर पाएंगे, है ना। ये प्रभाव होना चाहिए। राजनीति में ये चीज़ें देखी जाती है। कोई व्यक्ति जब सरकार बनता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मुख्य प्रश्न है क्या? शक्ति किसके पास है? राजनीतिक विज्ञान अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि भाई शक्ति है किसके पास में, कैसे प्राप्त होती है, कैसे प्रयोग होती है और कैसे वितरित होती है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता सबके पास शक्ति है। सबके पास जो शक्ति है उसको हम वैध नहीं मानेंगे। हर व्यक्ति शक्तिवान है अपने अपने कार्यों के लिए, लेकिन उसे वैध शक्ति नहीं मानी जाएगी। उसके शक्ति का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो ये शक्ति की बात होगी, ये राजनीतिक विज्ञान ये देखता है कि शक्ति किसके पास है, कैसे प्राप्त हुई है उसे, यानी आप उसकी बातों को मानने के लिए आप बाध्य हैं या नहीं है, उसका प्रयोग कैसे होता है और उसे कैसे वितरित किया जाता है। आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि शक्ति, सत्ता और इसका प्रभाव, एक सेकेंड, हाँ आगे बढ़ेंगे तो और देखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था। अब जो हम पढ़ते जा रहे हैं, अब राजनीति को थोड़ा सा तुलनात्मक राजनीति का भी अध्ययन कर लिया जाए, क्योंकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि जो ये राजनीति है उसका प्रकृति तो हमने समझ लिया, क्षेत्र क्या इतना ही है, क्षेत्र इसके और भी हैं, पर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या किन किन बातों को देखते हैं, समझते हैं। मान के चलिए जब तक हमें ये ना पता हो कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र इतना ही है, तब तक हम कैसे चाहेंगे इसको पढ़ना, समझ ही नहीं आएगा कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कितना है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो देखिए, जब तक हम किसी चीज़ का तुलना ना करें, है ना, राजनीति विज्ञान क्या करता है, तुलना करता है। तुलना करने के बाद समझता है कि हाँ ये बातें कितनी जायज़ है कितनी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना। राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना होती है। जब हमारा संविधान बना था तो कितने सारे तुलनात्मक राजनीति जो होता है वो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है, इसमें विश्लेषण होता है और उनके अंतर के कारणों का अध्ययन किया जाता है। इस पर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भारत है, भारत और ब्रिटेन, हम क्या करते हैं, जब हमारा संविधान बना था तो कितने सारे देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारा संविधान बना, है ना। तो उसी तरीके से भारत और जैसे ब्रिटेन की बात कर ली जाए या फिर भारत और अमेरिका की बात कर ली जाए, लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद, है ना। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में आज भी वहाँ पर एक बोलते हैं हमारे यहाँ सिर्फ संविधान चल रहा है, बट वहाँ पे संविधान तो है, वहाँ का राजा भी चलता है। तो दोनों की चीज़ें वहाँ ली जाती है। अमेरिका में हमारे यहाँ संघ है, लेकिन अमेरिका में हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है ना। केंद्र में क्या है, शक्ति पृथक्करण हमारे यहाँ चलता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखी जाती हैं। जब तुलनात्मक राजनीति आती है तो देखा जाता है कि हमारी राजनीति विज्ञान क्या करती है, कई देशों के संविधान का, उनकी राजनीतियों का अध्ययन करती है, तब जाकर के एक निष्कर्ष निकाला जाता है ना। तुलनात्मक सरकार जो है मुख्यतः क्या है, औपचारिक संस्था और शासन व्यवस्था पर केंद्रित थी। पहले यही होता था
कि जो जितनी भी सरकारें थी वो क्या थी, औपचारिक संस्था थी, शासन व्यवस्थाओं पर बस मात्र केंद्रित थे। यानी कि इसमें क्या था, इसमें तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अधिक व्यापक अगर बात की जाए, इसमें संस्थाएं हैं, समाज है, व्यवहार है, राजनीतिक संस्कृति, ये सभी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। यानी आप संस्थाओं का भी अध्ययन करेंगे, समाज का भी, उनके लोगों के व्यवहार का भी, समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार का भी, राजनीतिक उनकी संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर हमारे देश हो या कोई भी जगह पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृतियों का पालन करते हैं। तो इसी तरीके से राजनीति विज्ञान जो है, अब मान के चलिए आपके पास कोई सरकार आई वोट मांगने, उसने कहा कि मैं इस धर्म का हूँ या मुझे इस धर्म वाले लोग वोट देंगे, तो ये क्या हो गया, धार्मिक बातें हो गई, उनकी संस्कृति पर का प्रभाव पड़ा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति जो है वो राजनीति विज्ञान का ही हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति, परंपरागत और आधुनिक उपागम, यही से मेन राजनीति विज्ञान का मुख्य जो बोलते हैं ना अध्ययन सामग्री हमारा एक तरीके से तैयार हो रहा है। क्योंकि परंपरागत, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थागत उपागम, ये परंपरागत का अर्थ है, यानी कि पहले क्या होता था, सिर्फ दार्शनिक इसमें अध्ययन होता था, ऐतिहासिक था, कानूनी और संस्थागत उपागम था। 1950 से पहले क्या था, जो भी ये सारी चीज़ें चल रही थी सिर्फ मतलब ऐसे ही कोई ढंग की बातें नहीं होती थी उसमें, बस सरकार बन गया, हाँ बन गया, कानून आ गया, बस हाँ गया, इसी तरीके से चल रहा था। पर सिर्फ कानून आ जाने से, सरकार बन जाने से कार्य नहीं होता। तो फिर क्या होता है, फिर आता है आधुनिक इसका उपागम। आधुनिक उपागम में क्या होता है, इसमें व्यवहारवादी यानी लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करने लगे लोग। कहने का मतलब है, जब परंपरागत उपागम था तो लोग क्या करते थे, सिर्फ सरकारें बना दी। अब ये कह दिया गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया गया कि, तो ये जो आपका आधुनिक है, यानी परंपरागत में क्या होता था, सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत होती थी, कुछ भी व्यवहारिक पटल पे नहीं था, है ना। तो जब आधुनिक उपागम आता है तो उसमें क्या हो जाता है, लोग तथ्यों की बात करते हैं कि नहीं, सिर्फ सरकार बना देने से नहीं होगा, सरकार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी चीज़ें देखनी है। यानी आधुनिक उपागम में व्यवहारवादी बात होगी, लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाने लग गया। और साथ में एक सेकेंड, साथ में क्या किया जाने लगा, साथ में इसमें व्यवस्था का अध्ययन किया जाने लगा, संरचनात्मक, कार्यात्मक, राजनीतिक संस्कृति और राज्य और राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण, इन सब की बातें होने लगी। यानी सब कुछ व्यवहार आपको देखना है, जो आपने वादे किए हैं वो है या नहीं, ये देखा जाने लगा। आधुनिकता की बात करने लग गए लोग, है ना। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति केवल कहाँ कौन सी संस्था है नहीं पूछती, बल्कि पूछती है कि ये संस्था और व्यवहार अलग क्यों है, ये भी पूछती है। आपने अगर मान लीजिए कोई संस्था बना, तो परंपरागत उपागम क्या पूछता था, अच्छा ये संस्था बनी है, ये कार्य करेगी। परंतु आधुनिक उपागम क्या पूछना स्टार्ट कर दिया कि ये संस्था जो है और जो व्यवहार हो रहे हैं वो अलग क्यों है, अलग अलग तरीके से कार्य क्यों कर रहे हैं, ये भी पूछती है ये आधुनिक उपागम। व्यवस्था उपागम मतलब इसमें क्या है, अगर बात की जाए, देखिए डेविड स्टर्न जो है यही तीनों के विचारक हैं, यानी परंपरागत, आधुनिक और व्यवस्था उपागम। मतलब जब डेविड स्टर्न ने ये देखा कि भाई इन्होंने जब परंपरागत उपागम में इन्होंने क्या किया कि आंकड़े देने शुरू कर दिए, तथ्यों की बात करने लगे। अब इस चीज़ को थोड़ा और आगे अच्छे समझेंगे। कहने का मतलब है कि राजनीति को एक समग्र राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, यानी मांग, समर्थन। राजनीति को जब एक समग्र राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है तो इसमें क्या होता है, यानी कि मांगे आती हैं, समर्थन आता है। यानी राजनीतिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, लोगों की मांग क्या है कि इस मांग का कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, निर्णय क्या बननी चाहिए, नीतियाँ क्या होगी, समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसके प्रमुख विचारक कौन है, डेविड स्टर्न। इन्होंने पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, इनपुट की बात की, आउटपुट की बात की और फीडबैक की बात की। कहने का मतलब है, जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले लोगों से आप मिल करके पूछा कि आपने किसे वोट दिया है, तो आपने क्या किया, इनपुट लिया। आउटपुट क्या दिया कि अरे ये इन लोगों को वोट मिला है। और फीडबैक क्या हो जाता है कि कोई जीत के कुछ आ रही है, मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, कुछ डाटा अंदर डालते हैं, उसका आउटपुट आता है। मतलब हमने कुछ नंबर को जोड़ना है तो इनपुट किया नंबरों को, आउटपुट आया कि ये होता है। उसके बाद हम लोग उसका फीडबैक लिखते हैं, अच्छा ये निष्कर्ष होता है। बस वही चीज़ें राजनीतिक व्यवस्था में होती है कि लोगों की मांग क्या है, उस मांग में कितना समर्थन होना चाहिए, इस बात का निर्णय होता है। और नीतियाँ क्या होगी, उसके समाज पर प्रभाव क्या होगा, यानी प्रतिक्रिया क्या होगी। इसके बाद से अगर हम बात करें आगे, संरचनात्मक, कार्यात्मक उपागम, यानी कहने का अर्थ है कि ये राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न संरचनाएं कौन कौन से कार्य करती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीतिक व्यवस्था में जो संरचनाएं हैं वो कार्य क्या क्या करेंगी, यानी
संसद है वो क्या कार्य करेगी, विधानमंडल है वो क्या कार्य करेगी, विधानसभा क्या कार्य करेगी, है ना, राष्ट्रपति क्या करेंगे, सभी संरचनाएं क्या कार्य करेगी, इसका अध्ययन होता है। राजनीतिक दल हितों को संगठित करते हैं, विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन होता है। इसके प्रमुख विचारक कौन है, तो इसमें है गैब्रियल आलमंड। और इसका सूत्र क्या है, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा, इसके कार्य क्या क्या होंगे, इसके अंतर्गत आता है। राजनीतिक संस्कृति, यानी राजनीतिक संस्कृति से आशय क्या है, लोगों के राजनीतिक विश्वास से, उनके मूल्यों से, दृष्टिकोण से, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उनके रुझान से। कहने का अर्थ है कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो ये देखती है कि लोग इसमें विश्वास करते हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कानून आया वो सही है या नहीं, लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके मूल्य क्या होंगे, इसके दृष्टिकोण क्या होंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर के इसमें बातें होती है ना। यही इसका है। यदि नागरिक लोकतंत्र, चुनाव और राजनीतिक भागीदारी में विश्वास करते हैं तो इसका क्या है, इसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ेगा। अगर लोग लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हैं, चुनाव पर विश्वास कर रहे हैं, राजनीतिक भागीदारी में विश्वास करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा ना राजनीतिक व्यवस्था पर। यह आधुनिक लोक तुलनात्मक राजनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर बात करें व्यवहारवाद की सीमाएं, देखिए व्यवहारवाद क्या था, डेविड ईस्टन जब 1950 में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद लाया तो उन्होंने देखा कि जो तथ्य है, उन्होंने देखा कि भाई नियम कानून बन गए। उनको सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आया ना, विचारधारा में आया कि लोगों ने नियम कानून तो बना दिए पर ये नियम कानून जो है वाकई में कार्य कर रहा है या नहीं। भैया नहीं, ऐसा नहीं, हमें डाटा इकट्ठा करना। उन्होंने डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा किया और लोगों के बीच जाकर उनका अनुभव लिया उन लोगों ने कि सचमुच में कार्य हो रहा है या नहीं, ठीक है ना, अनुभव लिया। उसके बाद इसमें आलोचनाएं हुई किस बात को लेकर के कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों की इसमें उपेक्षा हो रही है, ठीक है। ये व्यवहारवाद की सीमा, उन्होंने डाटा तो इकट्ठा कर दिया लेकिन मान के चलिए आपने डाटा बनाया, आप जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा किसी का ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवा के एक रिपोर्ट निकाल दिया, बहुत अच्छे से ब्लड टेस्ट करवाया, पर जब तक आप उस ब्लड टेस्ट के आधार पर उसका रिजल्ट नहीं दोगे, उसे दवाइयाँ नहीं दोगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी। यही काम डेविड ईस्टन ने किया। उन्होंने बस क्या किया, डाटा कलेक्ट किया पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, उस पर कोई सुधार का कोई कार्य ही नहीं किया। इस वजह से आलोचनाएं होती है व्यवहारवाद की, भाई इसमें न्याय को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, समानता को लेकर के इसमें उपेक्षा की गई है, बस डाटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ कार्य तो कर ही नहीं रहे। इसी वजह से इसे केवल मापने योग्य व्यवहार पर जोर देने से राजनीति की नैतिक और सामाजिक समस्याएं इसके पीछे क्या हुई, छूट जाती हैं, कही गई। इसकी पृष्ठभूमि में ही जब ये सफल नहीं हुआ तो इसी वजह से उत्तर व्यवहारवाद विकसित हुआ। अब उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है समझते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का पूर्ण निषेध नहीं है, ये नहीं गलत है नहीं कहता, ये बल्कि सुधारात्मक विकास था, उसको सुधार किया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें राजनीति विज्ञान जो है देखा गया कि वे वैज्ञानिक भी हो, यानी तथ्य और आंकड़े भी हो, लेकिन सामाजिक रूप से प्रासंगिक भी हो, यानी जो बात लोग कहते हैं वो कंफर्म होनी चाहिए कि सही है और उसको सुधारा जाए, यानी कि ये क्या हो, रेलेवेंस हो, प्रासंगिकता हो, इसमें एक्शन हो, कार्यवाही हो। अगर मान लीजिए आतंकवाद है तो उसको सुधारिए, गरीबी है तो उस पर कार्य करिए, ये कहा गया। राजनीतिक अध्ययन वास्तविक सामाजिक समस्याओं से जुड़ा होना चाहिए, इसके अंतर्गत ये कहा गया। राजनीति विज्ञान की पूरी विकास यात्रा हम लोग पढ़े, जब तक हम लोग पढ़ लिया, अगर वो बात करें तो इसमें राज्य, सरकार, फिर राज्य और पहले राज्य का अध्ययन, फिर सरकार का अध्ययन, फिर राज्य सरकार दोनों का अध्ययन होने लगा, फिर व्यक्तियों का अध्ययन होने लगा, फिर राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन होने लगा, फिर शक्ति का अध्ययन हुआ, फिर राजनीतिक व्यवस्था का, और तब जाकर के नीति और शासन का इसमें अध्ययन शामिल हो गया है ना। राज्य का महत्व क्या होता है, समाप्त नहीं हुआ, लेकिन कभी आखिर सारी क्रिया तो राज्य के अंदर हो रही है तो राज्य का महत्व समाप्त कैसे हो सकता है, लेकिन उसका अध्ययन क्या हुआ, अब व्यक्ति के आगे चला गया, समाज, संस्था, शक्ति और व्यवहार सबका अध्ययन इसमें जुड़ गया। यही परंपरागत से आधुनिक राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, यानी बात है। अगर हम बात करें विचारक परीक्षा के लिए तुरंत रिवीजन करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए गार्नर ने स्टेट की बात करी थी, ब्लंटसली ने भी स्टेट की बात की, और प्रकृति, रूप और विकास, यानी स्टेट की तो बात की लेकिन स्टेट की प्रकृति कैसे होनी चाहिए, उसका विकास कैसा होना चाहिए, उसका रूप कैसा, इसकी बात ब्लंटसली ने की। जेलेनिक ने जनरल थ्योरी दी स्टेट की, सीले ने गवर्नमेंट के बारे में बात की, सीले ने सी किया गवर्नमेंट को, लिकॉक ने क्या किया, सिर्फ ओनली गवर्नमेंट कह दिया, केवल सरकार की बात करते हैं लिकॉक। जेनेट क्या कहते हैं, जेनेट ने स्टेट, सरकार और गवर्नमेंट दोनों की बातें करी है। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं, ये राज्य और सरकार दोनों की बात करते हैं। गेटेल क्या कहते हैं, गेटेल ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी क्या था, क्या है और कैसा होगा, इस तीनों की बात गेटेल ने कर दी। अब आज का जो हमारा क्लास है ना वो होता है समाप्त। अब हम इसको लेकर के मतलब अब सिर्फ हमारा प्रैक्टिस होगा, यानी 20 MCQ क्वेश्चन, वो भी न्यू पैटर्न के आधार पर, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग इस क्लास को देखिए, इसको समझिए और समझ करके इसके अच्छे से नोट्स बनाइए।
ज़रूरत के हिसाब से आपको जो लगेगा आप लोग कमेंट में करिएगा। आपको कुछ और चीज़ इसमें चाहिए तो इंक्लूड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तीनों क्लास का मिला जुला करके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में।